राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं विनती करता हूं और आज भी कर रहा हूं कि कृपया आप मेरे अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया आप सत्य साक्षात्कार चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर में सब्सक्राइब करके लिखा हुआ एक बटन आता है, कृपया उसको दबाइए, प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरे विश्लेषण, आकलन, समीक्षा आपको अच्छा लगता होगा तो हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कृपया जरूर शेयर करिए। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने और जो उठापटक हुआ और बनने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी में समीकरण बनते हैं, उसका एक बार आकलन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप करीब 12-14 दिन बाद मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी पूरे देश में ऊहापोह की स्थिति थी। यह अलग बात है कि अंदर देवेंद्र फडणवीस जी का नाम भले तय हो गया होगा, वो तो मोदी और अमित शाह जी ही जानेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाकर मोदी और अमित शाह जी ने अपनी राजनीति को भी ठीक किया है। देखिए, आप शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बने, वसुंधरा राजे जी सीएम नहीं बनी, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी सीएम नहीं बने, तो एक धारणा बन गई थी क्या महाराष्ट्र में भी कोई नया चेहरा आएगा, क्या देवेंद्र फडणवीस जो सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के बड़े प्रिय नेता हैं, उनको रिप्लेस करके क्या मराठा नेता, खासकर पुणे के जो पूर्व में महापौर थे और अभी सांसद हैं, नाम में मुरलीधर जी, क्या उनको अमित शाह जी सीएम बनाना चाहते हैं क्या? अगर ये सब गलती महाराष्ट्र में करते तो बहुत बड़ी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ती। ये आप बिल्कुल मान के चलिए, मेरा अपना आकलन, विश्लेषण और समीक्षा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 132 सीट जीती, 148 149 सीटों पे लड़ी थी। बताइए, हम 90% स्ट्राइक रेट, और देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम के नाम पर या चेहरा बनाकर अपरोक्ष रूप से लड़ा गया। मैं आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी को भले मराठा वोट कम मिले, लेकिन उसकी भरपाई एकनाथ शिंदे जी ने की और अजीत दादा पवार जी ने की। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं 36 सीट है मुंबई में और कोंकण में करीब करीब मेरे ख्याल से 32-35 सीट है। कोंकण में दोनों मिला के 70-80 सीट है। यहां पर मराठियों के अलावा गुजरातियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। हिंदुस्तान के पूरे समाज के लोग मुंबई में रहते हैं, और अगर पूरे महाराष्ट्र में कोई एक नेता सभी वर्ग में परसेंटेज वाइज अगर लोकप्रियता को आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस आज भी नंबर 1 है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अंततः मोदी और अमित शाह जी का फैसला सही साबित हुआ, जो देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाए। अगर नहीं बनाते तो मैं सोच रहा था कि उसके पहले एक सीएम बनने के पहले एक विश्लेषण बनाऊं क्या, लेकिन मैं बोला कि नहीं, पहले बनने देते हैं, फिर उसका आकलन और विश्लेषण और समीक्षा करेंगे। तो देवेंद्र फडणवीस जी सीएम बने, जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप बने। कई लोगों का सोच था कि एकनाथ शिंदे जी को बनना था, हाँ बनना था, लेकिन रिजल्ट कुछ और कहानी बताते हैं। 148 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी 132 सीट अगर जीत रही है तो जनता भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाना चाहती थी। ज्यादातर जनता, ज्यादातर लोग देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में थे। आप पता कर लीजिएगा, ज्यादातर। हाँ, एकनाथ शिंदे 2.5 साल बहुत अच्छे सीएम साबित हुए, और शपथ ग्रहण समारोह में जिस प्रकार से उन्होंने बाला साहब ठाकरे और अपने धर्म गुरु उनका जो नाम लिया, अद्भुत। ये होता है एक विचारधारा को लेकर चलने वाला एक कार्यकर्ता, ऐसे ही होना चाहिए
कि आप जिसकी विचारधारा को लेकर राजनीति में आगे बढ़े या जिस विचारधारा के आप पोषक हैं, आप उसको खुलकर बोलिए, जनता के बीच में बोलिए। और उन्होंने मोदी और अमित शाह का भी नाम लिया। आनंद दिघे साहब, धर्मवीर आनंद दिघे जी, अगर मैं गलत ना हूं माफ करना, आनंद दिघे साहब जो जिनके ये चेले हैं एकनाथ शिंदे जी। अब आते हैं क्या है, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस जी का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ा, एक छत्रप के रूप में उभरे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या जो उत्तराधिकार, क्या सस्पेंस चल रहा है या उत्तराधिकार की जो लड़ाई चल रही है, जो उत्तराधिकार को लेकर, मोदी जी के उत्तराधिकार को जो लेकर खींचतान आप बोल सकते हैं, अमित शाह वर्सेस ऑल या एक दूसरे के खिलाफ, उसमें क्या देवेंद्र फडणवीस जी का भी नाम जुड़ गया? बिल्कुल जुड़ गया। मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के बाद जब भी वो बाहर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बन के उभरेंगे। देखिए, एक तो उनकी हिंदी अच्छी है, दूसरा एक साफ सुथरे, एक अच्छे कद काठी के नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में 35% जो ओबीसी है वो उनके साथ है, सामान्य वर्ग उनके साथ है, कुछ हद तक मराठा भी उनके साथ है। कहीं कोई दो राय नहीं देवेंद्र फडणवीस जी के कद काठी और लोकप्रियता को लेकर। लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में योगी से ज्यादा लोकप्रिय है? क्या बिहार में वो योगी से ज्यादा लोकप्रिय है? क्या वो राजस्थान में योगी से ज्यादा लोकप्रिय है? क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या वो योगी से ज्यादा लोकप्रिय है? क्या आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में क्या वो हेमंत विश्व शर्मा से ज्यादा लोकप्रिय है? क्या हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, जितने दिल्ली, इन सब इलाकों में क्या योगी जी से ज्यादा लोकप्रिय है? ना, मैं नहीं मानता। हां, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में योगी जी हेमंत विश्व शर्मा से जरूर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी को आगे रखता हूं। लेकिन लोकप्रियता देखिए, आप भारत का जनमानस और चुनाव एक चेहरे पे आकर टिक जाता है। विधानसभा में तो चेहरे पे ही वोट पड़ने लग गया है, लेकिन लोकसभा में भी अगर 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार बन रही है तो उसका एक मात्र से सबसे ज्यादा श्रेय जाता है तो लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। उसी तरह से अब आपको मैं बताता हूं, योगी जी उत्तराधिकार के रूप में निश्चित रूप से जनता की राय में बता रहा हूं, कौन क्या फैसला करेगा ये तो वक्त बताएगा। योगी जी इस लड़ाई में, इस कसमकस में, इस खींचतान में मोदी जी के स्वाभाविक रूप से सबसे प्रथम उत्तराधिकार बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी बनते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में एक नया बेंच तैयार हो गया, नए उत्तराधिकारी तैयार हो गए, छांटने पड़ेंगे अमित शाह, योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हेमंत विश्व शर्मा जी के बीच में। और उसके बाद भी एक लंबी और एक कड़ी नीचे तैयार हो रही, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, जिसमें और भी नेता हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, मेरा जो जनता का फीडबैक है मैं उसी पे बात करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन की लीडरशिप में जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकार बन सकते हैं, उसमें सबसे पहला नाम योगी जी का, अमित शाह जी का, हेमंत विश्व शर्मा जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का नाम बिल्कुल मान के चलिए। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी प्रथम पंक्ति के नेताओं में शामिल हो गए, जिसके साथ नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, या आपका और भी नेता हैं, लेकिन इनके बराबर या इनसे 20 ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाकर बहुत अच्छा कदम उठाया। 48 सीट है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में, मैंने बोला था 175 सीट आएगी एनडीए की, उससे ज्यादा ही आई, और स्पष्ट बोला था कि लोकसभा की कहानी नहीं दोहराई जाएगी। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? और एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को संगठन के साथ साथ
लोकप्रिय नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। याद रखना, सिर्फ संगठन के भरोसे या सिर्फ आरएसएस के भरोसे आप राजनीति तो कर सकते हैं, आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते। जैसे आडवाणी जी को दो बार आपने पीएम प्रोजेक्ट किया और आप बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए। 2004 के बाद से या 2004 के पहले जब वाजपेयी जी की बहुमत मिली, संगठन का नेता ही होना पर्याप्त नहीं है, लोकप्रिय होना बहुत जरूरी है। लोकप्रियता के साथ साथ संगठन काम करे, तभी आपको सत्ता जनता देगी, अन्यथा बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई आने वाले 25-30 साल में मैं देखता हूं, वाकई में विचारधारा की आर पार की लड़ाई है। और एक चूक भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं करेगी, भारत देश का भी नुकसान होगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। मां भारती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं हमेशा चाहूंगा कि देश में एक अच्छे स्पष्ट विचारधारा और देशभक्त लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।